हेलो दोस्तों, KLD क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में लगभग 10 से 20% लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिनको पता भी होगा उतना विस्तार से नहीं जानकारी होगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि फेक न्यूज़ असल में होता क्या है। जैसे आज अगर दुनिया में फेक न्यूज़ भारत में फैलता है तो किसी एक समुदाय या किसी एक जाति धर्म के लिए फैलाया जाता है, लेकिन एक ऐसा फेक न्यूज़ पूरी दुनिया में फैलाया गया था जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। चाहे वो भारत हो या अमेरिका, कोई भी देश इससे नहीं बचा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इस सदी की शुरुआत में दुनिया में Y2K क्या संकट है, इसके बारे में अभी हम विस्तार से ही बात करने जा रहे हैं। तब भारत के इंजीनियरों ने उसे सुलझाया था। प्रधानमंत्री ने जाने अनजाने में कोरोना संकट की वैश्विकता की तुलना Y2K जैसे एक बनावटी संकट से कर दी, एक ऐसे संकट से जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो तो था ही नहीं। जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा वो इसकी कहानी भूल चुके होंगे, और 1 जनवरी 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं मुमकिन है कि उन्हें कहानी के बारे में, इसके बारे में विस्तार से पता होगा। Y2K का मतलब ईयर 2000, जिसे संक्षेप में Y2K लिखा जाता है। Y2K इस सदी का पहला अंतर्राष्ट्रीय फेक न्यूज़ था जिसे मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने गढ़ने में भूमिका निभाई, जिसकी चपेट में आकर सरकारों ने करीब 600 अरब डॉलर से अधिक की राशि जुटा ली। इस राशि को लेकर भी अलग अलग पत्रकारों ने अपने हिसाब से लिखा है। किसी ने 800 अरब डॉलर लिखा तो किसी ने 400 अरब डॉलर लिखा है। तब फेक न्यूज़ कहने का चलन नहीं था। HOAX, इसी को जैसे आज हम फेक न्यूज़ कहते हैं, लेकिन पहले HOX होक्स के रूप में अर्थात कहा जाता था। इसे ही अफवाह माना जाता था। Y2K संकट पर ब्रिटेन के पत्रकार निक डेविस ने एक बेहद अच्छी सोच से जुड़ी किताब लिखी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपके पास वैसे ही सभी काम बंद पड़े हुए हैं। तो इस समय ये आपके पास समय है कि आप जानें कि दुनिया का सबसे बड़ा या इस सदी का सबसे बड़ा फेक न्यूज़ क्या था, जिस किताब का नाम है फ्लैट अर्थ न्यूज़। यह किताब 2008 में आई थी। Y2K को मिलेनियम बग भी कहा गया और अफवाहें फैलाई गई और फैलती ही चली गई कि इस मिलेनियम बग के कारण से 31 दिसंबर 1999 की रात 12 बजे कंप्यूटर की गणना शून्य में बदल जाएगी और फिर पूरी दुनिया में कंप्यूटर से चलने वाली चीज़ें अनियंत्रित हो जाएंगी, ऑटोमेटिक अपने आप काम करना शुरू कर देंगी। अस्पताल में मरीज मर जाएंगे, बिजली घर ठप हो जाएंगी, परमाणु घर उड़ जाएंगे, आसमान में उड़ते विमानों का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाएगा और दुर्घटनाएं होने लगेंगी। मिसाइल अपने आप चलने लगेंगी। जो आज सभी लोग परमाणु एटम बम सब रखे हैं वो ऑटोमेटिक चलने लगेगी। अमेरिका ने तो अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दिया था उस समय। इसी के जैसा भारत देश के हिंदी चैनलों में एक अफवाह फैली थी कि दुनिया 2012 में खत्म हो जाएगी। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि नहीं बल्कि लोगों में उत्तेजना और चिंता पैदा कर चैनलों ने जो TRP होता है, जिसके माध्यम से जो पैसा अधिक कमाया जाता है, उसके माध्यम से TRP बटोरी और खूब पैसा कमाया चैनलों ने, और इसकी कीमत पत्रकारिता ने बाद में चुकाई और वहीं से हिंदी टीवी पत्रकारिता का वैल्यू धीरे धीरे गिरता चला गया। जो ग्राफ होता है, जो बढ़ना चाहिए, वो धीरे धीरे डाउन हो गया। मंकी मैन का संकट टीवी चैनलों ने गढ़ा, कैराना के कश्मीर बन जाने का झूठ गढ़ा गया। कई सरकारों ने Y2K संकट से लड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी कर लिया था। भारत भी उसमें से एक था। आउटलुक पत्रिका में छपा कि भारत ने 1800 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया था, ये जो टास्क फोर्स का गठन किया गया था। Y2K को लेकर कई किताबें आई और बेस्ट सेलर हुई। इस संकट से लड़ने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने फर्जी कंपनियां बनाई और सॉफ्टवेयर किट बेचकर पैसे कमाए। बाद में पता चला कि यह संकट तो था ही नहीं, तो फिर क्या समाधान किस चीज़ का हो रहा था, किसके बारे में लगातार चेतावनी दी जा रही थी, चाहे वो किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, हर प्रकार से चेतावनी दी जा रही थी कि आपको यहाँ नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है, कंप्यूटर सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे, सब अपने आप अनियंत्रित हो जाएंगे। भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इस संकट का समाधान नहीं किया था। जैसा मोदी जी ने कहा कि कंपनियों ने समाधान किया था, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, बल्कि इस अफवाह से बने बाजार में पैसा बनाया था। ये वैसा ही था जैसे दुनिया की कई कंपनियों ने एक झूठी बीमारी की झूठी दवा बेचकर पैसे कमाए थे। जैसा गंडा ताबीज बेचकर पैसा बना लेता है, बेस्ट सेलर किताबें लिखकर लेखकों ने पैसे कमाए थे और एक खबर के आसपास बनी भीड़ की चपेट में मीडिया भी आता गया और वह उस भीड़ को सत्य की खुराक देने की जगह झूठ का चारा देने लगा।
ताकि भीड़ उसकी खबरों की चपट में बनी रहे और चैनलों का टीआरपी बढ़ता रहे। 31 दिसंबर 1999 की रात दुनिया सांस रोके कंप्यूटर के नियंत्रण से छुट्टी पाकर बेलगाम होने वाली मशीनों के बहक जाने की खबरों का इंतजार कर रही थी कि कहां पर से ऐसी घटना आए या कहां से ऐसा न्यूज आए कि जिसके बारे में ये पता चल पाए कि जिसके बारे में पहले से ही लगभग 4 से 5 सालों से यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि ऐसा होगा 31 दिसंबर 1999 को। 1 जनवरी 2000 की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन काउंसिल ऑन ईयर 2000 कन्वर्जन के चेयरमैन जॉन कोस्की ने ऐलान करते हैं कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उन तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं पहुंची कि Y2 के कारण कहीं सिस्टम फेल हो गया है। Y2 कोई कहानी ही नहीं थी, कोई संकट ही नहीं था। 21वीं सदी का आगमन झूठ के स्वागत के साथ हुआ था। उस दिन सत्य की हार हुई थी, क्योंकि ये 1-2 दिन से फैलाया नहीं जा रहा था। ये पिछले लगभग 8 से 10 सालों से ऐसी छोटी छोटी खबरें पहले फैली। उसके बाद बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी राय देने लगी कि हाँ ऐसा ही होगा। तो समझ सकते हैं कि उस दिन हार हुई थी। जो सत्य होता है, कहा जाता है कि सत्य जीतता है, लेकिन उस दिन सत्य हार गया था। पत्रकार निक डेविस ने अपनी किताब में लिखा है कि ठीक है कि पत्रकारिता के नाम पर भाड़, दलाल, चाटुकार, तलवे चाटने वाले पत्रकारों ने बेशर्मी से इस कहानी को गढ़ा, उसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात तो यह है कि अच्छे पत्रकार भी इसकी चपेट में आ गए और Y2 को लेकर बने माहौल के आगे सच कहने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि कई लोगों को पता था इसके बारे में, लेकिन वो डर के मारे, माहौल के मारे में, क्योंकि उनके खिलाफ लोग हो जाएंगे, इसलिए न तो वो न्यूज़पेपर के माध्यम से बोलते थे या न्यूज़ चैनल के माध्यम से कभी नहीं उन्होंने बोला। निक डेविस ने इस संकट के बहाने मीडिया के भीतर जर्जर हो चुके ढांचे और बदलते मालिकाना स्वरूप की भी बेहतरीन चर्चा की है इस किताब में। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जाकर उसको जरूर पढ़िएगा एक बार। कैसे एक जगह छपा हुआ कुछ कई जगहों पर उभरने लगता है, फिर कॉलम लिखने वाले लेकर पत्रकारों की कलम से धारा प्रवाह बहने लगती है। अब यहाँ पे ये भी समझना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी बुनियाद कहाँ से डाली गई थी कि धीरे धीरे ऐसा करेंगे और लास्ट में इतना बड़ा फैला देंगे कि पूरी दुनिया इस संकट से परेशान हो जाएगी। Y2K की शुरुआत कनाडा देश से हुई थी। 1993 के मई का महीना था, उसी लिए आज जो इस तरह से मोदी जी ने कहा वो मई के महीने में ही इस स्पीच को दिया। 1993 के मई महीने में टोरंटो शहर के फाइनेंशियल पोस्ट नाम के अखबार के भीतर एक खबर छपी थी। तब कनाडा के इस अखबार के पेज नंबर 37 में यह खबर छपी थी। सिंगल कॉलम की यह खबर थी, बहुत छोटी सी खबर थी। कनाडा के टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट पीटर जेगर ने चेतावनी दी कि 21वीं सदी की शुरुआत की आधी रात कई कंप्यूटर सिस्टम बैठ जाएंगे। 1995 तक आने यह छोटी खबर कई रूपों में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान तक फैल गई। 1997 व 1998 तक आते आते यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर के रूप में ले चुके थे। बड़े बड़े एक्सपर्ट इसे लेकर चेतावनी देने लगे और एक ग्लोबल संकट की हवा तैयार हो गई थी। Y2K ने मीडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फेक न्यूज अपने आज के स्वरूप में आने से पहले कई रूपों में आने लगा। मीडिया का इस्तेमाल जनमत बनाकर कारपोरेट अपना खेल खेलने लगे। फेक न्यूज के सिस्टम ने लाखों लोगों की हत्या करवाई। झूठ के आधार पर इराक युद्ध गढ़ा गया, जिसमें करीब 16 लाख लोगों को मारे जाने की खबर है। तब अधिकांश मीडिया ने इराक से संबंधित प्रोपेगेंड को पेंटागन और सेना के नाम पर हवा दी थी। मीडिया हत्या के ग्लोबल खेल में शामिल हुआ। इसलिए कहता हूं कि मीडिया से सावधान रहें, वो अब लोक और लोकतंत्र का साथी नहीं है। आपको समझने के लिए एक और उदाहरण की मदद ली जाए तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि एक फेक न्यूज कैसे न्यूज चैनलों के माध्यम से आसानी से पूरी दुनिया में फैल जाता है। ब्रिटेन की संसद ने एक कमेटी बनाई सर जॉन चिलकाट की अध्यक्षता में। इसका काम था कि 2001 से लेकर 2008 के बीच ब्रिटेन की सरकार के उन निर्णयों की समीक्षा करना जिसके आधार पर इराक युद्ध में शामिल होने का फैसला ब्रिटेन ने लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पहली बार किसी युद्ध में शामिल हुआ था। इस कमेटी के सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पेशी हुई थी। द इराक इंक्वायरी नाम से यह रिपोर्ट 2016 में प्रकाशित हुई थी और करीब 6000 पन्नों में यह पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इराक के पास रासायनिक हथियार होने के कोई सबूत नहीं थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने संसद और देश से झूठ बोला था कि इराक के पास ऐसा है और ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। उस वक्त ब्रिटेन में 10 लाख लोगों का प्रदर्शन हुआ था इस युद्ध के खिलाफ कि इसे रोक दिया जाए, क्योंकि ऐसा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, वह पूरी तरह से गलत है। मगर मीडिया सद्दाम हुसैन के खिलाफ हवा बनाने में लगी रही। टोनी ब्लेयर की छवि उस समय ईमानदार एकदम थी कि उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं था।
उनकी इस छवि के आगे कोई विरोध प्रदर्शन टिक नहीं सका। सभी को लगा कि हमारा युवा प्रधानमंत्री ईमानदार है, वो गलत नहीं करेगा। लेकिन उसने अपनी ईमानदारी को धूल की तरह इस्तेमाल किया और लोगों की आंखों में झोंक दिया और इराक में लाखों लोग मारे गए। जैसे अभी हमने आपको बताया कि करीब 16 लाख लोग मारे गए थे। तो ये एक सरकारी डाटा है। अब 16 लाख अगर सरकारी डाटा से आता है तो समझिए कि लगभग 20 से 22 लाख से तो ऊपर तो गए ही होंगे। सिर्फ एक अखबार था डेली मिरर, जिसने 2003 में टोनी ब्लेयर के खून से सने दोनों हाथों की तस्वीर कवर पेज पर छापी थी। और नहीं तो बाकी लोग सभी गुणगान कर रहे थे कि हमारा नेता ऐसा है, युवा नेता है, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो ऐसा ही सभी किया गया। लेकिन जब चिलकाट कमेटी की रिपोर्ट आई तो गुणगान करने वाले ही सबसे पहले अखबारों ने ब्लेयर को हत्यारा लिखा। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह रिपोर्ट जारी हो रही थी उसमें इराक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवार वाले भी मौजूद थे, जिन्होंने ब्लेयर को हत्यारा कहा था। आप अपने भारत देश में ही देख लीजिए, पुलवामा के शहीद के परिवारों को आज सरकारें कितनी याद कर रही हैं। उन्हें किसी सरकारी आयोजन में देखा भी नहीं होगा आप सभी ने। पुलवामा के लिए बने सहायता के जो रिलीफ फंड बनाया गया था उसमें करीब 46 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। इसमें से 26 करोड़ रुपए अभी भी बचा हुआ है, जबकि सरकार कहती है कि सभी धन खर्च हो गए। और जो लोग जिनके घरों पे ये सैनिक शहीद हुए थे वो लोग कहते हैं कि हमको जितना सरकार ने वादा किया था पैसा या सहायता मुहैया कराने के लिए वो अभी भी हमें नहीं मिला है। बहरहाल मीडिया का तंत्र अब कातिल के साथ हो गया है। इराक युद्ध के बाद भी लाखों लोगों का अलग अलग तरीके से मारा जाना आज भी जारी है। Y2K का संकट अनजाने में फैल गया। इसने कंप्यूटर सिस्टम को ध्वस्त नहीं किया बल्कि बता दिया कि इस मीडिया का सिस्टम ही ध्वस्त हो चुका है। आप दर्शक और पाठक मीडिया के बदलते खेल को कम समझते हैं, तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप बर्बाद ना हो जाएंगे। भारत में अब मीडिया के भीतर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा ही उसका सिस्टम है। पीएम मोदी से बेहतर इस सिस्टम को कौन समझ सकता है। दुनिया के लिए Y2K संकट की अफवाह 1 जनवरी 2000 को समाप्त हो गई थी, लेकिन मीडिया के लिए, खासकर भारतीय मीडिया के लिए Y2K संकट आज भी जारी है। और डेली कह सकते हैं कि लगभग हजारों फेक न्यूज ऐसे फैलाए जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसके कारण से लगभग लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन प्रभावित होते हैं। तो ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि दुनिया का सबसे बड़ा फेक न्यूज Y2K क्या था और उससे क्या क्या नुकसान हुआ और आगे भी क्या नुकसान होगा। क्योंकि अन्य दुनिया में तो फेक न्यूज आने बंद हो गए, लेकिन भारत में आज भी लाखों करोड़ों फेक न्यूज प्रतिदिन प्रति सेकंड फैलाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद। जल्द ही कोई ना कोई वीडियो लेके आऊंगा जिससे आप सभी को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके।